साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो बजट है, एनुअल बजट कैसे बनाया जाता है। कार्यालय का एनुअल जो बजट है वो अमूमन अगस्त और सितंबर के माह में बनाया जाता है। और जो बजट बनाया जाता है वो आगामी वर्ष का बनाया जाता है। जो चालू वर्ष का अनुमान वो भी तैयार किया जाता है और आगामी वर्ष का वो भी तैयार किया जाता है। इसको बनाने से पूर्व आपको जो पीछे के कहा जाता है कि एक बाबू और जो ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी है उसको हमेशा पीछा कर देखो और आगे चलो वाला कथन है। इसीलिए इसको बनाने से पूर्व जो आपका जो पिछली ईयर का जो बजट है उसको भी आप देख लीजिए और साथ में रखिए। और एक चीज़ और आपको साथ में रखनी है, वो है जो आपका जुलाई माह का जो वेतन है। अमूमन ये जुलाई माह के वेतन के पश्चात अगस्त और सितंबर में बनाया जाता है। तो जुलाई माह का जो वेतन बिल है वो भी आपको रखना है। और प्रत्येक जो बजट है वो तैयार बजट हेड के अनुसार करते हैं, यानी कार्यालय के जितने भी बजट हेड हैं उसका अलग अलग बजट तैयार किया जाता है। तो साथियों, हम बात करेंगे और कैसे क्या बनाते हैं इसको देखिए। मैं आपको इसको पूरा विस्तृत बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले जो सैलरी बिल है वो आपको रखनी है। तो ये जो मेरा बोर्ड है वो छोटा है, लेकिन इसके जो फॉर्मेट है जो अमूमन हमको जो देखना है वो आपको यही ध्यान में रखना है, क्या कैलकुलेशन कैसे क्या करते हैं। हालांकि आजकल जो एक्सेल के फॉर्मेट में आ चुके हैं जो एकदम से बेसिक देते ही अपने आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे क्या कैलकुलेशन होती है, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले ये जो मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है बजट के अंदर है प्रपत्र 8 और 9। यदि प्रपत्र 8 और 9 आपने अगर कर लिया है तो लगभग आपका बजट सही है। तो हम प्रपत्र 8 को पहले देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो यानी कि ये कॉलम संख्या 5, 7 और 8 और 9, 10 और 11, 12 और 13। देखिए, प्रपत्र 8 है, इसमें से ये शीर्ष मुख्य शीर्ष है, यानी कि आप किसका बजट हेड बना रहे हैं। तो ये आपको दर्शाता है कि ये जो आगे की है जो माध्यमिक शिक्षा को दर्शाते हैं, और ये एक स्कूल की है तो और एक नॉन प्लान है। 0 एक नॉन प्लान को दर्शाएगा, ये जो लास्ट के हैं। और अगर यहाँ 0100 होता तो ये प्लान को दर्शाता। तो मैं एक ही जो बजट हेड है उसका बनाकर दिखाऊंगा और उसी प्रकार आप दूसरे का भी बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके यहाँ स्वीकृत पोस्ट है, इस हेड में कौन कौन सी है वो आपको वेतन बिल है उससे भी पता चल जाएगा। और प्लस आप जो IFMS राजकोष से जो निकाल सकते हैं कि स्वीकृत पदों की जो डिटेल्स है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो स्वीकृत पदों के अनुसार हम सबसे पहले लेवल के आधार पर, देखिए इसके अंदर हो सकता है किसी फॉर्मेट में एक भी हो सकता है लेवल, पे लेवल, और किसी में पे बैंड, और ये 5, 6 भी हो सकते हैं। अर्थात इसको आप 5 और 6, ये 5 का हो सकता है और ये 6 का हो सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दोनों को एक ही कर लेता हूँ। देखिए, ग्रेड पे के अनुसार चले या लेवल के अनुसार चले, दोनों एक ही हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे ध्यान में रखना है, सबसे जो आपके कार्यालय में सबसे जो इस बजट हेड के अंदर है वो स्वीकृत पोस्ट सबसे जो लेवल में सबसे ज़्यादा किसकी है तो वो आपको पहले पे लिखना है। और सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है राजपत्रित और अराजपत्रितों का अलग अलग बनाना है। राजपत्रित है हम उसका पहले बनाएंगे। तो हम राजपत्रित में, मान लीजिए मैं एक स्कूल का बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हमारे जो प्रिंसिपल है और व्याख्याता है वो गजेटेड पोस्ट में है, राजपत्रित में है, तो मैंने इन दोनों का बना लिया है। तो इसका जो है, इसमें बजट की प्रारंभिक तिथि यानी कि जो जुलाई के बाद में जो आगामी एक जो मार्च आएगा उसको इनका जो मूल वेतन यानी बेसिक क्या होगी, तो जो आज ही है वही मूल वेतन, यानी कि 1 जुलाई के बाद जो वेतन वृद्धि लगती है उसके बाद में मूल वेतन वो चेंज हो जाता है। तो अर्थात जुलाई का जो वेतन है वो आपका बिल की जो है आपको यहाँ लिखनी है मूल वेतन। तो यहाँ से मूल वेतन लिखेंगे। अब जो कुल मूल वेतन है इसका 12 से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए आगामी वर्ष का दे रहा है कि आगामी वर्ष है जो आने वाला यानी कि 21-22, उसके अंदर कुल टोटल इसकी जो है वेतन क्या होगी राशि, यानी कि 1 मार्च से लेकर फरवरी तक के निर्धारित राशि। तो इसको आप 12 से गुणा करें, इसको 12 से गुणा यानी 12 माह का वेतन यहाँ आ जाएगा आपका। ये आ गया हमारे पास 8,82,000। देखिए
अब जो अगला कॉलम है वेतन वृद्धि जो इस अवधि में होगी, यानी कि आगामी जो वर्ष है 21-22 उसमें वेतन वृद्धि किस तिथि को लगेगा, 1/7/2021 को लगेगा, वो सभी को पता है। अर्थात उसके अंदर कितने कितने महीनों में वृद्धि होगी वेतन की, कुल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी, यानी कुल 8 माह में। आपको ध्यान में रखना है यहाँ 8 माह। अब देखिए यहाँ तो हमें तिथि लिखनी कि 1/7/2021 को इनकी वेतन वृद्धि होगी, लेकिन ये जो राशि है ये कहाँ से आएगी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये कुल 8 माह की आपको लेनी है, तो एक माह के जो वेतन वृद्धि है वो कैसे निकालें उसको, या तो आप 7वें वेतनमान है, जो 7वें वेतनमान जो पे मैट्रिक्स है उसके अंदर से आप इसका जो मूल वेतन है और इसकी अगली वाली सेल की जो राशि का जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं। या आपको एक काम और करना है, इस 73,500 को आप गुणा कर दीजिए 0.03 से। अगर आप कैलकुलेटर पर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 2,205 रुपये। आपको इसको राउंड अप में लेना है, हमेशा आपको 100 के आंकड़े में लेना है। 100 के आंकड़े में कैसे लेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मेट जो है वो है कि अगर 50 से ऊपर है तो अगले वाले 100 में चली जाएगी, अगर 50 से नीचे है तो पिछले वाले में आ जाएगी। तो ये देखिए 50 से कम है 5 है, तो ये जो 2 डिजिट है 50 से कम है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 और अगर ये यहाँ पर 55 होता, यदि 55 होता तो ये हो जाता 2300। अब हमारा कितना था 0.5, और अगर ये ही कितना होता 22-55 तो ये आपका क्या कहलाता 2300। ध्यान में रखिएगा आप, यानी कि 50 से नीचे वाली संख्या है तो वो तो पीछे वाले में आ जाएगी, अगर 50 से ऊपर है तो अगले वाले में चली जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 2200। देखिए 2200 आया है। अब अगर आप इससे 8 से गुणा करेंगे, 2200 को 8 से गुणा कीजिए आप, 2200 को 8 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 17,600। तो ये आपके यहाँ तक का तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे आया है। ये 8 माह का वेतन है जो हमने बेसिक को 0.03 से गुणा करा और राउंड अप में लिया है और उसको 8 से गुणा किया है। ठीक है साथियों, ये हमने 8 से गुणा कर दिया, इसको 8 से गुणा तो हमारे पास आ गया 17,600। ठीक है साथियों, अब हम अगला देखते हैं। अगला जो वर्ष है, आगामी वर्ष के लिए अनुमान 8, कॉलम संख्या 8 और 10 का योग। देखिए 8 और 10 का योग है, कॉलम संख्या 8 और इसका 10 का योग हमने लिख दिया है। 8,99,600 दोनों का योग हमारे पास आ चुका है। जो हमारा जो अगला जो है चालू वर्ष के लिए अनुमान, देखिए 20-21 में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो राशि है, यानी कि ये राशि आपको जब इसमें आप यानी कि कुल 4 माह का वेतन इसमें से घटाओगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। 4 माह का वेतन आपको घटाना है तो इसका जो है आपको 2200 को 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 8,800, तो वो इसमें से घटा दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,73,200। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम इनको सभी को लिख लेंगे राजपत्रित को। फिर हमारे पास एक व्याख्याता है तो उसका 49,900 है, उसकी बेसिक का मूल वेतन है, और उसके पश्चात हमारे पास उसका 12 माह का जो वेतन है वो हो जाएगा 5,98,800। उसकी वेतन वृद्धि है वो 1/7/2021 को लगेगी। उसका 8 माह का जो वेतन वृद्धि है जो मैंने बताया था फॉर्मूला वो का वही है, यहाँ से आप गुणा कीजिएगा। इसकी बेसिक है 4,900 को 0.03 से आप गुणा करें और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1,497। इसको राउंड ऑफ में ले 1500 को आप गुणा करें 800 से तो यह आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 12,000। ठीक है साथियों, इसके पश्चात आप दोनों का योग अगले कॉलम में आ जाएगा, यानी कि 8 और 10 का कॉलम का जो योग है वो आ गया 6,10,800। और इसके पश्चात आपको जो कॉलम संख्या 12 है उसके अंदर आपको लिखना है कि जो कॉलम इसका जो 4 माह का जो वेतन वृद्धि है उसको घटाना है आपको 5,98,800 में, यानी 6,000 कुल टोटल है 4 माह की, तो वो इसमें से घट के आ जाएगी
12,800 रुपये। अब इनका दोनों का टोटल देखिए चालू वर्ष का है, तो हम चालू वर्ष का अनुमान कर रहे हैं, तो राजपत्रित का योग एक तरफ कर लीजिए। तो हम इसका दोनों का टोटल कर लेते हैं। पहले देखिए हम आगामी का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 लाख, यानी कि कुल हमारे पास आ जाएगा 15,10,400 रुपये। और इसका आ जाएगा हमारे पास इसका जोड़िएगा आप, इसका आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 और 1 6 0 9 6 हाथ पाई 14। ये हमारे पास इसका भी आ गया है 14,66,000। इसी प्रकार आप इसका कर लीजिए। आपके पास ध्यान में रखना है कि देखिए कोई रिक्त पद है, मान लीजिए इस बजट हेड के अंदर कोई रिक्त पद है, तो आप उसको रिक्त पद लिखें एक कॉलम में और उसको रिक्त पद के दर्शा दें, उसका लेवल है वो दर्शा दीजिए। यहाँ पर लेवल 10th है, मान लीजिए 12 मान लेते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर है, उसका वो खाली है पद, तो हम इसका खाली कर देंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्रोबेशन में एक 3rd ग्रेड टीचर है जो लेवल 10 के अंदर है, प्रोबेशन में है, तो उसका इतना ही डाटा लिखिए, आगे का जो नाम वगैरह है वो ही लिखिए। ये जो है आपको नहीं लिखना है, आगे इस कॉलम को ऐसे कैसे छोड़ दे। इसके बाद आपको मान लीजिए एक LDC है आपके यहाँ, तो उसकी जो बेसिक है वो लिखे, 12 माह की है कुल टोटल वो लिखे। इसके पश्चात उसकी जो वेतन वृद्धि का जो सूत्र मैंने बताया है, जो कैसे उसकी बेसिक में आप करेंगे, उसका जो राउंड ऑफ लेंगे और उसको 8 माह का यहाँ लिखेंगे। कुल 1 माह का निकालने के पश्चात 8 से गुणा करने के बाद आप अब इन दोनों का जो योग है वो लिखेंगे आप, यानी कि जो 12 माह का प्लस 8 का, तो हमारे पास आ गया 4,32,400। और फिर आपको इसमें से यानी कि आपको 4 माह का वेतन इसमें से घटाना है, तो आपके पास आ जाएंगे 4,19,200। अब साथियों इसी प्रकार एक 4th क्लास का भी आप ले लेंगे। इसी प्रकार इनका राजपत्रित का योग आ जाएगा आपके सामने, और राजपत्रित का योग यहाँ से आप लगा लेंगे, तो हमारे पास कुल योग है वो आ जाएगा। कुल योग देखिए कितना आया, कुल योग देखिए हमारे पास योग, इसका योग आ चुका है 14,66,000 प्लस 6,70,000, यानी कि 21,36,000 हमारे पास यहाँ पर इसका योग आ गया है। और इसका योग हमारे पास राजपत्रित का इसका और इसका योग हमारे पास ये आ चुका है 22,08,000। तो साथियों ये आपका एक प्रपत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ 8 का, जो वेतन का पूरा आपको बनाना है। हमने इनका वेतन भत्ते तो बना लिया, और अदर भत्ते हैं जैसे इनका धुलाई वगैरह है जो इनको मिलती है 4th क्लास को, सभी प्रकार के इनकी जो PL का जो उठाते हैं 15 डेज, वो भी हमें बनाना, वो अगले में देखते हैं। तो ये इनका एक आपको बनाना है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। साथियों हमने ऊपर का जो राजपत्रित का योग कर लिया था, और ये उसी प्रपत्र 8 के नीचे का भाग है, जो या तो आपको उसी पेज पर मिल जाएगा या अलग इसका पेज मिलेगा। और हम अब आगे चलकर इसको देखते हैं कि कैसे तैयार करते हैं। हमने अब तक वेतन है वो निकाल लिया था, अब जो भत्ते हैं हम उनका कैलकुलेशन करेंगे, तो अनुमान लगाएंगे कि बजट में इसको कैसे क्या निकालते हैं। तो साथियों जब हम इस भत्तों को लगा लेते हैं तो फिर हमारा जो सवेतन है कुल पूरे वर्ष का वो निकल के सामने आता है। तो साथियों सबसे पहले हम महंगाई भत्ता देखेंगे। कुल महंगाई भत्ता देखिए, महंगाई भत्ता कुल बेसिक, हमारी कुल बेसिक से बात करेंगे तब ये दोनों आगामी वर्ष की ये है, चालू वर्ष की ये है। हमने ये जो उठाई है, जो हमने पीछे जो हमारा जो पिछला है
उसी में से उठाई है। देखिए आगामी वर्ष की 22,08,000 और 21,36,000 हमने जो पीछे है वही यहाँ पर लिखा है। तो हमारे पास कुल बेसिक है 22,08,000 को हमने गुणा किया। देखिए वर्तमान में हमारा जो दर है वो है 17% डीए का महंगाई भत्ता, वही हमें लेना है। जो महंगाई भत्ता को हम कुल वेतन को जब हम 0.17 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल महंगाई भत्ता आ जाएगा। इसको आप गुणा करेंगे 0.17 से तो हमारे पास आ गया 3,74,136। इस जो कुल बेसिक को अब इसमें हम निकालेंगे तो कुल बेसिक को 21,36,000 को गुणा करेंगे 0.17 से तो हमारे पास आ जाएगा 3,63,120। इसी प्रकार मकान किराया भत्ता निकालेंगे हम। मकान किराया भत्ता को कुल बेसिक है, कुल बेसिक को हम 0.08 से गुणा करेंगे तो हमने 22,08,000 को हमने गुणा किया 0.08 से तो हमारे सामने आ गया 1,76,064 रुपये। इसी प्रकार 21,36,000 को हमने 0.08 से गुणा किया 1,70,880। देखिए मैंने सामने इनको दर्शा रखा है तो आप इसको ध्यान में रखें। अब हम दुलाई भत्ते की बात करेंगे तो आपको दुलाई भत्ता ध्यान में रखना है कि कार्मिक 4th क्लास को मिलेगा दुलाई भत्ता। तो दुलाई भत्ता है वो आपके कितने कर्मचारी हैं। देखिए दुलाई भत्ता मेडिकल विभाग में भी मिलता है अलग, तो आप ध्यान में रखिए जिनको वर्दी जो मिलती है उनको दुलाई भत्ता मिलता है। आप वर्दी जिनको मिलेगी उनको धुलाई भत्ता मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिए आप वहाँ आपके जो कार्यालय है उसके अंदर कितने कार्मिक हैं उनको गिने। तो मेरे यहाँ कार्यालय में एक कार्मिक था तो 4th क्लास इस हेड के अंदर जो तो मैंने एक गुणा 150 गुणा 12 से यानी 12 माह तक का है तो कुल 1,800 रुपये। अब रोकड़पाल भत्ता हमने यहाँ रोकड़पाल जो कैशियर है उसको भी हमने यहाँ पर दे दिया है, उसको 1,200 रुपये मिलता है जो हमारा LDC रोकड़पाल। तो 1,200 को हमने 12 से गुणा किया है तो 1500 यहाँ आ गया है। अब देखिए बोनस लेवल 12 से नीचे के सभी कार्मिक को बोनस मिलता है, लेकिन प्रोबेशन काल में है उसको बोनस दे नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बोनस किस किस को मिलेगा और इस जो हेड के अंदर आपके जो कार्मिक है उसमें कौन कौन से बोनस में शामिल होंगे। तो हमारे यहाँ 2 ही कार्मिक थे, LDC और 4th क्लास। जो हमारा जो 2nd ग्रेड टीचर था वो रिक्त पद खाली था और जो 3rd ग्रेड है वो प्रोबेशन में है तो मैंने प्रोबेशन वाले को दे नहीं है। तो इसलिए हमारे 2 कर्मचारी को 2 कर्मचारी गुणा 6,774 तो कुल योग आ गया 13,548 रुपये। तो इसमें भी 13,548 चालू में भी। अब देखिए हम बात करेंगे भुगतान समर्पित अवकाश को कैसे निकालें। तो भुगतान समर्पित अवकाश को कुल बेसिक यानी कि जिस हेड में हम जिस कॉलम में निकाल रहे हैं उसकी कुल बेसिक को जब गुणा करेंगे 1.17 से और डिवाइडेड कर देंगे 24 से। आपको ध्यान में रखना है ये 15 दिन की निकालनी है। 15 दिन दिवस की जो दे होता है PL का जो नकदीकरण होता है वो कितने दिन का होगा 15 दिवस का। देखिए PL का नकदीकरण 15 दिवस का। तो आपको कुल बेसिक यानी कि 22,08,000 रुपये में को गुणा करना है 1.17 से, फिर 24 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गया 1,07,289 इसका। और फिर इसका भी निकालेंगे 21,36,000 गुणा 1.17 यानी कि जो वर्तमान जो DA रेट है वही लगा रहे हैं हम 1.17 को फिर डिवाइडेड करेंगे हम 24 से तो हमारे पास आ गया 1,04,130 रुपये। अब देखिए ये कॉलम आता है स्थायी पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मचारी। जो आपके प्रोबेशन में था हमने वहाँ पर लिया नहीं था उसका वेतन, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा उसका वेतन। उसका वेतन 23,700 कितने माह तक 12 माह तक। तो आपको यहाँ पर आगामी में भी उसकी 23,700 गुणा 12 यानी कि 2,84,400 इसमें भी 2,84,400। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जहाँ पर लिखा है उसमें ये देना है। मैंने इसीलिए ये समझाया कि मैंने कैसे क्या कैलकुलेशन किया है। देखिए महंगाई भत्ता एरियर आपको निकालना है तो वर्तमान में जो महंगाई भत्ता एरियर है कितना प्रतिशत बढ़ा है
हमारा पीछे का। देखिए 12 से 17% हुआ है, 5% बढ़ा है। इसी को हम आगे आगामी यही मान के चलते हैं कि पीछे 5% बढ़ा है तो आगे भी 5% बढ़ेगा। और जो ये महंगाई भत्ता एरियर है ये सिर्फ चालू में देंगे हम, आगे आगामी वर्ष का नहीं जोड़ेंगे, तो इसको आगामी में नहीं जोड़ेंगे। तो महंगाई भत्ते को हमने कुल बेसिक को गुणा किया था 0.05 से, 0.05 से, तो आपके सामने आ जाएगा 17,800 रुपये। तो साथियों ये आपका जब ये कॉलम पूरा हो जाए तब इनका योग आ जाएगा। ये आपका सह वेतन आ चुका है, यानी कि चालू वर्ष का सह वेतन कुल इस हेड का और आगामी वर्ष का सह वेतन। तो साथियों ये जो डाटा है वो आपके मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रपत्र 9 है, देखिए प्रपत्र 9 के अंदर आपको प्रपत्र 9 के अंदर ये जो डाटा है ये कॉलम संख्या आपका आगामी वर्ष का है, आगामी वर्ष का है। ये कॉलम संख्या 9 13 के अंदर चला जाएगा, और वो भी पहली जो है सह वेतन के अंदर, सह वेतन के अंदर चला जाएगा, सह वेतन के अंदर चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको कॉलम संख्या 13, कॉलम संख्या 13 के अंदर इस डाटा को देंगे, और यहीं हम कॉलम संख्या 7 के अंदर, प्रपत्र 9 के कॉलम संख्या 7 के अंदर, 7 के कॉलम में ये दे देंगे। देखिए प्रपत्र 9 के अंदर हम लेके जाएंगे इसी को। ठीक है साथियों, अब हम आगे इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए प्रपत्र 8 को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। साथियों ये हमारा जो प्रपत्र 9 है वो अब हम देखने वाले हैं। देखिए साथियों एक A4 पेज पर भी नहीं आएगा, ये लगभग लीगल पर आएंगे दोनों के दोनों, आपको मैं बता देता हूँ। इसलिए मेरा बोर्ड छोटा है, मैं इसी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, तो आपको देखने में थोड़ा सा मेरा बुरा लग रहा होगा। देखिए साथियों हम पीछे की जो बजट फाइल है उन बजट फाइलों को हम ले लेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले सह वेतन को देखना है। सह वेतन तो आपको जो बजट की जो फाइलें हैं उसके अंदर से हमें, पुरानी फाइलों के अंदर से हमें ये डाटा मिल जाएंगे जो आपको भरने हैं। तो आपको कॉलम संख्या 2, आपको एक तो क्रम संख्या होगी, कॉलम संख्या 2 में विस्तृत लेखा शीर्षक जो है आपके पास सह वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय और कार्यालय व्यय और वर्दी व्यय। और कार्यालय जो आपका कार्यालय है उसमें किस प्रकार का क्या जो मद आती है, जो ऑब्जेक्ट हेड क्या है, उसमें जो अमाउंट आती है वो आपको देखना है। तो साथियों ये अमूमन ये है 5, 4, 5 तो सभी में होते हैं। देखिए हमें वास्तविक व्यय आंकड़े जो गत वर्ष के हैं वो, तो ये 2 जो है हम पिछले बजट की जो फाइल है हमारी, जो पिछली बजट की फाइल में से हम उठा लेंगे, आपको मिल जाएगा। और ये जो 19 मान लीजिए 15 हज़ार रुपये मान लेते हैं दोनों के। देखिए एग्जैक्टली आपके बजट की पीछे की फाइलों में देखने पड़ेंगे आपको। ये 14,000 मान लेते हैं, ये 15,000 मान के चलते हैं। आपको ये काम में भी आपको देखना है। अब ये जो मिलेगा आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। जो बजट जो IFMS में जाकर आपके रोज कोष के अंदर से आपको आपका जो बजट शीर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको ये निकालना पड़ेगा 12 माह का, और उसमें से आपको अलग अलग 8 माह का अलग भी निकालना है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये 12 माह का एक्सपेंडिचर है आपको यहाँ पर शो करना होगा जो सह वेतन का है। सह वेतन का आपको सैलरी जो आपके सैलरी हेड का है वो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट हेड है 01 का, आप देखिएगा 01 का। इसके पश्चात आपको हमने जो प्रपत्र 8 में जो चालू वर्ष थी वो हमने यहाँ पर ले ली है। मैंने बताया था कि जो हमने प्रपत्र 8 का जो टोटल निकाला था सह वेतन टोटल, वो यहाँ पर हमने ले लिया 30,75,978। देखिए अब बात करेंगे वास्तविक व्यय आंकड़े चालू वर्ष के। देखिए वास्तविक व्यय आंकड़े चालू वर्ष के हम बात करने वाले हैं। तो इसमें अगस्त से मार्च तक का ये आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। जो आपके कार्यालय की आईडी है राजकोष, जो राजकोष के द्वारा IFMS पर जाकर राजकोष के द्वारा 8 माह का कुल टोटल है उसका योग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कुल टोटल का। ठीक है, प्रति माह का अलग अलग आएगा। और ऑब्जेक्ट हेड है वो 01 का होना चाहिए, ना कि टोटल का होना चाहिए, सिर्फ 01 का। आपको 01 का चलना है।
आप देखिएगा, उसमें आराम से आपको दिख जाएगा। आप निकालिए उसका टोटल। यहाँ पर 8 माह का लिखेंगे, अगस्त से लेकर जो गत वर्ष से गई है पिछली, कहने का मतलब 19-20 का, 19 और 20 का, यहाँ पर 2019-20 और ये चालू वर्ष 20-21 ध्यान में रखिएगा। इसमें 4 माह के आंकड़े लेने हैं, अप्रैल से जुलाई तक का जो है आपको वो यहाँ पर दर्शाना होगा। तो आपके, और इन दोनों का मान लीजिए मैं इसका ले लेता हूँ 20,000 और इसका ले लिया मैंने 4 माह का 10,000 और ये टोटल आ जाएगा आपका यहाँ 30,000। इन दोनों कॉलम संख्या 8 और 9 का योग। अब देखिए आपको यहाँ से जो करना है, जो ये जो कॉलम है वो 7 - 9 यानी कि इसको घटा देगा। इस कॉलम को घटाना है आपको, इसमें से 7 में से 9 को, तो 10,000 हमने घटा देते हैं। देखिए मैं एक ओनली बताने के रीजन से है, देखिए कैलकुलेशन आपकी अलग अलग होगी। तो ये 10 जब 30,75,000 में से हम घटाएंगे 10,000 तो हमारे पास आ जाएगा 30,65,978। देखिए फिर ये कॉलम संख्या 7 - 9, 7 में से 9 को घटाने पर ही आ जाएगी। अब आ जाएगा 9 और 11 को जोड़ेंगे हम, 9 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका और इसका मान। तो ये आ गया हमारे पास 30,75,978। देखिए ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर देखिए कमिटेड में आपको नवीन आइटम्स हमारे जो कमिटेड इसमें आया है, ये पिछला जो आगामी वर्ष का जो हमने सवेतन योग निकाला था, टोटल प्रपत्र 8 का टोटल योग वो हमारा यहाँ पर आएगा। आपको ध्यान में रखना है, नवीन आइटम्स अगर कुछ खरीदते हैं तो वहाँ यहाँ पर दर्शाएं। मैं 0 खरीद रहा हूँ तो ये दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया 31 × 537। देखिए अब जो यहाँ पर जो चलने वाला है ये वृद्धि या कमी, ये ऑटोमेटिक आपको एक्सेल की फॉर्मेट में भी मिल सकता है, या आपको यहाँ पर आपको इसके अंदर से कैलकुलेशन यानी 7 के अंदर से 12 को घटाना है। ये जब ये घटेगा तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस में आए, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस में आएगा। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि हुई है, अन्यथा कमी हुई है। ठीक है, अब अगला देखिए 10 में से 10 और 12 में से घटाएंगे तो इसका इसमें से घटा देंगे तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इसमें से 12 में से 15 को घटाना है तो ये आपके पास 10,000 माइनस क्या आ रहे हैं, ये आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर। ये आपको यहाँ से कमी आ रही है कि आप हमारे पास कमी आ गई इतने की, कितने की, इसमें से इसमें घट जाएगा। तो ये आपके पास जो टोटल है वो ये आपको बताएगा। इसी प्रकार आपको यात्रा भत्ता है, पीछे के दोनों देखें और पीछे जो 19-20 में खर्च हुआ है वो लिखें। चालू वर्ष में आपका कितना अनुमान लिखना है। देखिए मान लेते हैं हम 10,000 रुपये का हुआ है तो यहाँ पर भी आपको कम से कम अनुमान के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको 12 या 15,000 रुपये लिख दीजिए। ये आपको अनुमान लगाना है, इसका अनुमान के अकॉर्डिंग ही चिकित्सा व्यय का मान लीजिए 10,000 हुआ है तो आगामी भी आपको 15,000 रुपये मानकर चलते हैं। ठीक है, कार्यालय व्यय का आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एक हमने वो नीचे का बनाया था प्रपत्र 8 के अंदर नीचे का, उसी प्रकार आप एक कार्यालय का एक नीचे बना लीजिए जिसमें एक कॉलम तो आप दे दीजिए कि आगामी वर्ष का, एक आइटम्स का दे दीजिए किसके लिए आप खर्च कर रहे हो, एक आगामी जो चालू वर्ष का और एक आगामी वर्ष का। देखिए जैसे आइटम्स किस प्रकार के खरीदे जाते हैं कार्यालय व्यय के अंदर मैं बता देता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर का खर्चा होगा, रिपेयरिंग का खर्चा होगा और कोई मैगजीन वगैरह खरीदते हैं उसका, तो उस कॉलम में दर्शाइए और अनुमान के अकॉर्डिंग आप उसको दोनों को कॉलम को भर दीजिए। और वो जो है जो चालू वर्ष का जो आगामी वर्ष का है, देखिए चालू वर्ष का तो आप यहाँ पर ले आइए। चालू वर्ष का हमने मान लिया कि 20,000 रुपये हमने यहाँ दर्शा दिए।
ठीक है। आगामी वर्ष के भी उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, जैसे 25,000 रुपये ऐड कर दिया। ये आपको एक अलग से फॉर्मेट आपको तैयार करने पड़ेगा कार्यालय व्यय का, जिसमें आपको 3 कॉलम रखने हैं। एक में तो आइटम्स का रखना है कि क्या किसके लिए खर्च होगा, है ना, कार्यालय व्यय, और एक आपको रखना है आगामी चालू वर्ष का और एक आगामी वर्ष का। दोनों में अनुमान लेके चलना है। जैसे रिपेयरिंग में मान के चलते हैं हमारे 10,000 रुपये खर्च होंगे, तो आगामी में 12,000 कर दीजिए। उसी प्रकार न्यूज़पेपर के मान के चलते हैं कि 1,000 रुपये साल के जो हमारे हैं खर्च होते हैं, तो दोनों में 1,000 कर दीजिए, या एक में 1,200 कर दीजिए। उसी प्रकार हम रिपेयरिंग वगैरह है, इसमें धीरे जो रिपेयरिंग है उसमें भी हम ऐसे ही दर्शाएंगे। मैगजीन है उसको भी दर्शा देंगे अनुमान के अकॉर्डिंग, और वो फॉर्मेट का जो टोटल है वो यहाँ पर लेके आएंगे। चालू का तो यहाँ पर रखेंगे और आगामी का यहाँ पर। इसी प्रकार वर्दी का है। वर्दी का आपके जो कर्मचारी है, पीछे का व्यय आपको ध्यान में रखना है, पीछे के दोनों व्यय देने हैं। यहाँ पर भी आपको जो पीछे व्यय हुआ है वो देना है, और इसमें भी अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है कि अब तक के जो खर्च है वो कितने कर्मचारियों को आप वर्दी के पैसे देंगे। तो मेरे जितने थे, मैंने बताया था एक कर्मचारी था मेरे, तो मैं 1,650 रुपये उसको इस हेड में देने वाला हूँ। ये उसी हेड का है, उसी हेड का है, ध्यान में रखिएगा। तो इसी प्रकार मैं आगे भी यही मान के चलता हूँ कि ये कर्मचारी एक है, तो ये 1,650 रुपये। देखिए वर्दी व्यय होता है 1,650 रुपये, और हालांकि वर्दी व्यय अलग अलग होते हैं। 4th क्लास का लिया है मैंने, जो नर्सिंग स्टाफ है मेडिकल डिपार्टमेंट में उसका अलग है, 2,250 रुपये भी है। तो इस प्रकार आप इसको अलग अलग देखें और उसका टोटल लगाइए, और फिर इन सभी कॉलम का यहाँ पर टोटल आता जाएगा। प्रत्येक का यहाँ पर टोटल ले लेंगे हम, और ये टोटल यहाँ इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ इसका प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस होगा साथियों। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, प्लस माइनस होगा। तो साथियों ये था कि प्रपत्र 8 और 9 किस प्रकार बनाएं। ये मैंने एक छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो मुझे जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।